Assalamu alaikum. Today we have 14th lecture for business finance. We were studying about risk and return. Let's have a brief overview of our last lecture. We studied what is a risk and what is a return. That means we found out that there is a difference between your expected return and your actual return. The difference between your actual and your expected return is your risk. And we also found out that there are different ways of finding out return. First is just finding out an investment return, that is in absolute value. Then we find out the return with the rate of return, percentage return. That percentage return is better than your absolute return. Reason being के वो आपको ये बता देते हैं कि आपकी size of investment over the time period आप कितनी percentage return earn कर रहे होंगे. Then we found out that there are two types of investments. Whenever we are thinking of investing, we are thinking of return, and then we are thinking about risk. That means कि मैंने return कुछ investment की, उस investment के अंदर मेरे पास कुछ return आएगा. ये मेरी first expectation है मेरे दिमाग में कि मेरी intention है कि मैंने investment करके return earn करना है. But secondly, I can have a risk as well. क्यों? और definite risk involve होता है. क्यों? क्योंकि मैं ये expect कर रही हूँ कि मैंने investment की इतना मुझे return आ जाएगा. लेकिन क्या वाकई उतना return आएगा जितना expect कर रही हूँ या नहीं? तो वो डिपेंड करता है सारा का सारा आपके रिस्क के ऊपर. तो जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है उतनी ज्यादा वेरिएशन होती है आपकी एक्सपेक्टेशन और आपके एक्चुअल रिटर्न्स के बीच में. अब जब हमने बात की कि दो किस्म की हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो फर्स्ट वन इज योर स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी स्टैंड अलोन मीन्स एक सिंगल लोन इन्वेस्टमेंट करते हो, सिंगल एसेट या सिंगल फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, एंड देन यू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेक्टेड रिस्क ऑन दैट स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट. एंड द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज योर पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो एंड एक्सपेक्टेड रिस्क ऑन योर पोर्टफोलियो. ये दो किस्म की आपके दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. Now, a stand-alone expected return and stand-alone expected risk हमने उसके अंदर डिटेल में पढ़ा था कि when we talk about stand-alone expected return, that means कि we are finding out the return on a single investment. For example, एक कंपनी हमने ली या हमारे पास दो different options है, स्टॉक A, स्टॉक B की, और हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास कितना expected return आएगा. The formula we use for expected return is summation, that is R cap is equals to I to 1 summation up to 1. That is R I P I. ये आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है जिसमें आपकी दिस आर इज योर पॉसिबल आउटकम्स एंड पी आई इज योर प्रोबेबिलिटी. क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितना परसेंटेज रिटर्न आएगा. तो हम उनके प्रोबेबिलिटीज एंड रिटर्न्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट. फिर हम अगर हमारे पास दो स्टॉक्स हो, स्टॉक ए है और स्टॉक बी है, स्टॉक ए में हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक बी में हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक ए का कितना रिटर्न है, स्टॉक बी का कितना रिटर्न, और फिर उनके कंपैरेटिवली उनके रिस्क कितने. और फिर हम देखते हैं कि अगर स्टॉक ए में 15% आ रहा है, स्टॉक बी में वी हैव 18%, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बी इज बेटर. तो आपकी ज्यादातर ये स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट आपकी सिंगल एसेट इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होती है. देन वी फाउंड आउट द स्टैंड अलोन रिस्क व्हिच वाज represented by sigma, which is the standard deviation. We found out the standard deviation of our investment and the values, and we found out that the formula for standard deviation is under root summation I to 1 power to n, where Ri minus R cap square PI, where PI is your probability, RI is your are the possible outcomes you will have or the possible return you will get on your investment. R cap is the expected rate of return for that certain stock, and sigma is your standard deviation. The standard deviation helps you to measure the variability from the mean or the variability of your return from the risk, from your expected return. आपका जितना original return है, let's suppose you are expecting to get rupees 10
ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आपकी जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं यहाँ कहीं यहाँ। अब इसमें आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका रिस्क जो है वो 8 भी हो सकता है, आपका रिस्क वो आपका रिटर्न 9 भी हो सकता है, आपका रिटर्न ज्यादा होके 11 और 12 भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। सो वो जितना भी आपकी वेरिएबिलिटी है कि आप एक्सपेक्ट कितना करे थे, यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट ₹10, पर हो सकता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। एक्सपेक्टेशन से एक्चुअल रिटर्न जितना ज्यादा डिफरेंस होता है वो आपके रिस्क को डिफाइन करता है, और उसको फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला था। देन वी फाउंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमने इसलिए यूज किया था कि हम रिलेटिव रिस्क मेजर कर सकें कि व्हाट इज अ रिलेटिव रिस्क, व्हाट इज द पर यूनिट रिस्क, व्हाट इज योर रिस्क ऑन पर यूनिट रिटर्न, पर यूनिट रिटर्न के ऊपर कितना परसेंटेज रिस्क इन्वॉल्व है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको ये भी हेल्प करता है कि आप फाइंड आउट करो कि वेरिएंस कितनी ज्यादा वेरिएंस इन्वॉल्व है आपके एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न में, और दोनों में से बेहतर, जब भी आपके 2, 3, 4 जितने भी ऑप्शन है उनमें से बेहतर रिटर्न कौन सा है। प्लस आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जितना ज्यादा कम हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, दैट मीन्स आपकी वेरिएशन उतनी ज्यादा कम है उस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो ये ज्यादातर आपकी फाइंड आउट यूज होता है आपके रिलेटिव रिस्क फाइंड आउट करने के लिए, और आप कंपेयर करते हो। लेट्स सपोज यू हैव 2 डिफरेंट ऑप्शन, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि 15% 2 रिटर्न आगे, 2 रिस्क रिटर्न, कंपनी ए कंपनी बी, रिटर्न आपके 15% और जो आपका रिस्क आया 65% एक का स्टॉक ए का और 3.87% स्टॉक बी का। अब स्टॉक बी का रिटर्न कम, रिस्क कम है और रिटर्न दोनों कंपनीज का इक्वल है, तो यू विल गो फॉर स्टॉक बी, क्योंकि इसका रिस्क भी कम है और रिटर्न आपको उतना ही मिल रहा है जितना आपको स्टॉक ए दे रहा है, तो यू विल गो फॉर दिस। ना अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसके अंदर एक का रिटर्न ज्यादा हो और दूसरे का रिस्क ज्यादा हो, तो आप क्या करते हो, देन यू यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको बेहतर आंसर दे देता है। यू विल गो फॉर दैट ऑप्शन जो कि आपको लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू देता है। द लोअर द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, द बेटर इट इज। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लास्ट लेक्चर। लेट्स लुक एट today's lecture. We'll be looking into the risk and the risk attitudes, and furthermore we'll be looking at the expected return on the portfolio and expected risk on a portfolio. When we talk about risk attitudes, it's basically आपके 2-3 टाइप के आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, और पहले भी पिछले लेक्चर में स्टॉक वैल्यूएशन पढ़ते हुए मैंने आपको ये बताया था कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे रिस्क टेकर्स होते हैं, कहीं रिस्क एवर्स होते हैं। हमारे जितने भी रिस्क के टाइप डिपेंड करते हुए, रिस्क पे डिपेंड करते हुए काफी डिफरेंट किस्म के हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ही उसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं। एक चीज इसमें रिस्क एटीट्यूड्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है, टू नो व्हाट इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ कैश समवन वुड रिक्वायर विद द सर्टेनिटी एट अ पॉइंट इन टाइम टू मेक द इंडिविजुअल इनडिफरेंट बिटवीन द सर्टेन अमाउंट एंड एन अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड विद द रिस्क एट द सेम पॉइंट इन टाइम। दैट मीन्स कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एज एन इंडिविजुअल, एक सर्टेन अमाउंट मुझे मिलनी है और मुझे एक एक्सपेक्टेड अमाउंट मिलनी है। अगर मैं इन दोनों के बीच में इनडिफरेंट हो जाऊं, दैट मीन्स के इट डजंट मैटर कि आप मुझे सर्टेन अमाउंट दो या एक्सपेक्टेड अमाउंट दो, तो वो आपकी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को डिफाइन कर देता है। दैट मीन्स द गारंटी दैट यू विल गेट दैट अमाउंट, it is the certainty equivalent defines the or the measures the guarantee that you will get that certain amount, एक certain amount। इसकी बेस्ट एग्जांपल इस तरह है कि let's suppose you are doing a job and you are earning 30,000 rupees per month, और आप एक दूसरी कंपनी को ही देखते हो, आप ये डिसाइड करते हो कि यार 1-2 और कंपनीज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही है और उनके बिजनेस उनके प्रॉफिट बहुत अर्न, आपके पास एक बिजनेस आइडिया एंड यू वांट टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट, आप वो इन्वेस्टमेंट करके और रिटर्न अर्न करना चाहते हो। अब एक चीज तो आप सर्टन हो कि मैंने अगर जॉब कंटिन्यू की तो 30,000 रुपीज पर मंथ मुझे मिलेगा ही मिलेगा। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मेरे पास जो बिजनेस आइडिया उसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं और उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कुछ रिटर्न आता रहे, लेकिन वो रिटर्न सर्टन नहीं है, यू डोंट नो कि व्हाट रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट, तो ओरिजिनल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अब ये कंपेयर करना कि जी कितना रिटर्न मिलेगा, वो अनसर्टन कंडीशन, अनसर्टेनिटी है कि आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दो और आपको नहीं पता आपको कितना रिटर्न मिलेगा, बस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न इतना हो सकता है। अब कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट योर सर्टेनिटी, तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वो वहां पे आएगी कि जब आपको पता है यू आर गोइंग टू गेट 30,000 रुपीज पर मंथ एज योर सैलरी। सो वंस यू सिलेक्ट दिस सर्टेनिटी ऑप्शन की सर्टेनिटी है यहाँ पे सैलरी वाला, एंड यू फॉरगेट द आइडिया दैट ओके आई विल हैव सम सेविंग्स एंड देन आई विल गो फॉर दिस बिजनेस आइडिया और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। सो आप ये जब ये कंपेयर
ऑप्शन चूज कर लेते हो जिसके अंदर रिस्क कम इन्वॉल्व है। क्यों आपने वो बिजनेस आइडिया छोड़ा? क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है कि द अमाउंट यू आर गेटिंग 30,000 रुपीज जो आपको पर मंथ मिले, जो सर्टेन है, वो आपको बिजनेस आइडिया से नहीं मिलेगी। तो वही इसी के लिए जो आप सेलेक्ट कर लेते हो सैलरी वाला ऑप्शन, दैट इज योर बेटर ऑप्शन, और वो आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को डिफाइन करे, दैट द गारंटी दैट यू विल गेट अ सर्टेन अमाउंट। So let's look at the risk attitudes, as we have three different type of investors, जो कि depending on the type of risk. तो जो type of risk ले रहे हैं उस पर depend करते हैं आपके type of investors. For example, we have those who take risk, they prefer risk, they are risk preference. Then we have risk indifference. वो लोग हैं जो कि indifferent to your risk होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, and they are mostly your investors. उनको अगर मिल जाए ठीक है, ना मिले तो that's okay. Then we have the risk aversion. ये वो उस किस्म के investors हैं जो कि risk averse होते हैं, and they are into this thing, उनको कम रिस्क लेना है, they don't want to get involved into the investment with the risk. तो आपके रिस्क टेकर्स होते हैं वो ज्यादातर आपके इन्वेस्टर्स लार्ज इंस्टीट्यूशंस, लार्ज इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके ब्रोकर्स होते हैं या लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं. देन यू हैव रिस्क एवर्स, वो लोग होते हैं जो कि कम, जैसे मैं हो गई, आप हो गई, या जिनके पास, हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, हमें नहीं पता कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए. यू हैव सर्टेन अमाउंट, यू हैव सेविंग, यू वांट टू इन्वेस्ट, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप रिस्क एवर्स, आप वहां इन्वेस्टमेंट करोगे जरूर, लेकिन वहां इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ पे आपको थोड़ी सी सर्टेनिटी होगी, यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम इन्वॉल्व होगा. आप किसी इंस्टीट्यूशन में, आप किसी बैंक में जाकर इन्वेस्टमेंट करोगे, या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ पे रिस्क थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इंडिविजुअल जो है वो रिस्क अवर्स होते हैं. रिस्क टेकर्स या रिस्क प्रेफर्ड वो लोग करते हैं जो कि इन्वेस्टर्स या ब्रोकर्स होते हैं, वो थोड़ी लेस अमाउंट ऑफ परसेंटेज में अगर ओवरऑल पॉपुलेशन में देखा जाए. रिस्क इंडिफरेंस वाले लोग बहुत कम होते हैं, वो ज्यादातर आपकी गवर्नमेंट होगी या लार्ज इंस्टीट्यूशन है और किस्म की कंपनीज होगी जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है, जिनको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फाइन, अगर उनको अमाउंट मिलेगी, ना मिली तो दैट्स ओके, उनको एक्सपेक्टेशन, ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं चाहिए होता. Okay, when we talk about risk preference, वहाँ पे ये होता है कि आपकी certainty equivalent is greater than expected value. That means, let's suppose if I have to invest some amount, और मैं ये करती हूँ कि मुझे, मेरी expectation ये है कि मुझे 1000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, ये मेरा ऑप्शन है. अब 1000 रुपीज मेरी एक्सपेक्टेशन है, सर्टेनिटी मेरी कि सर्टेन अमाउंट मुझे, लेट्स सपोज एक जगह से मुझे सर्टेन अमाउंट मिल रही है 1200 रुपीज, तो मैं क्या करूंगी कि मैं दैट 1000 छोड़ के सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की तरफ जाऊंगी, या मेरी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट थोड़ा ज्यादा होता है. मुझे एक अमाउंट तो मिल रही है, सर्टेन अमाउंट मुझे मिल रही है 1200 की, लेकिन मैं जहां इन्वेस्टमेंट में करना चाह रही हूँ वहां पर सिर्फ 1000 रुपीज मिल रहा है, फिर भी मैं वो इन्वेस्टमेंट करूँ जिससे 1000 रुपीज मिल रहा है, इसका मतलब सर्टेन अमाउंट छोड़ के मैं वहां इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ पे मुझे कम अमाउंट रिटर्न मिल रहा है. दैट मींस आई एम रिस्क टेकर, कि अभी तो 1000 मिल रहा है, आगे जाके उसकी फोरकास्टिंग ये है कि उसको आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और नहीं भी मिल सकता है, रिस्क इन्वॉल्व है, बट यू टेक द रिस्क एंड यू गो फॉर दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो जब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो है वो ग्रेटर देन योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हम इसको रिस्क प्रेफरेंस कहते हैं, वो लोग जो रिस्क को प्रेफर करते हैं. व्हेन योर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट is equal to your expected value, that means कि आप जितना certain amount मिल रही है उतनी ही expected आपकी value है, आपको different नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये मिल जाए या आपको certain amount मिल जाए, या आप जो इन्वेस्टमेंट करें वहां, तो आप risk indifferent to your risk हो जाते हो, risk indifference के सेक्शन में आ जाते हो. Now when you talk about your certainty equivalent is less than your expected value, that means कि आप जो expect कर रहे हो उससे आपको certain value, जो certain amount मिलनी है, वो कम मिले तो you are risk averse, or most of the time your individuals are risk averse. Let's look at a risk attitude example. You have the choice between गारंटी रुपी रिवॉर्ड, या तो आपको 1 रुपी रिवॉर्ड कुछ मिलना है सर्टेन, और अ कॉइन फ्लिप गैम्बल ऑफ ₹100,000. दैट मीन्स कि आप कॉइन फ्लिप करते हो कि अगर हेड्स आया तो 50% चांस है कि यू विल गेट 100,000, एंड 50% चांस है, अगर टेल आया तो 50% चांस है कि यू डोंट गेट एनीथिंग. तो अगर हेड फ्लिप कॉइन है, कॉइन फ्लिप किया, अगर हेड आया तो यू गेट 100,000, अगर टेल आया तो यू गेट 0%. दैट मीन्स 50% चांसेस है कि यू गेट सम अमाउंट एंड यू डू नॉट गेट सम अमाउंट. द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल इज ₹50,000. वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है कि इसमें 50,000 तो यार कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना है, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 50,000 तो मिल ही जाएगा. Now, एक तो ये कि we have 3 people. We have Mariam who requires a guaranteed amount of 25,000 more to call off the gamble. वो ये कहती है कि ओके फाइन, अगर मैं 25,000 ले लूं, ठीक है, और मैं गैम्बल को खत्म कर देती हूँ, ओके फाइन, मुझे 50,000 भी ना दो, मुझे 25,000 दे दो, एंड गैम्बल खत्म कर दो, मुझे नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व होना. दूसरा ऑप्शन ये, वी हैव अली हु इज जस्ट एज हैप्पी टू टेक 50,000 और टेक द रिस्की गैम्बल. या तो वो आपसे 50,000 पकड़ लेगा, या वो आपकी या वो रिस्की गैम्बल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर रिस्क इन्वॉल्व है, अगर वो गैम्बल खेल भी ले तो
क्या वैल्यू आएगी, और दूसरा तो जो उसको अमाउंट अगर मिल गया 100,000 फाइन, अगर नहीं मिला तो छोड़। जो हम ये बात करें ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल, वो ₹50,000, इस बात का मतलब ये है कि आपको 50,000 आपको ऐसे ही मिल जाएगा अगर आप गैम्बल छोड़ते हो, तो आप इस गैम्बल में इन्वॉल्व नहीं होते, यू हैव 50,000। तो मरियम ये करिए कि नहीं मुझे तो हाफ ही अमाउंट दे दो, 25,000 दो और गैम्बल को खत्म कर दो। अली ये कहता है कि जी मुझे 50,000 मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ना मिला तो मैं इसकी गैम्बल में भी खुश हूँ। नाउ वी हैव समीर हु रिक्वायर्स एटलीस्ट ₹50,000 टू कॉल ऑफ द गैम्बल। उसको 50,000 रुपीज चाहिए, दैट मीन्स 50, उसकी एक्सपेक्टेशन हमारे पास 50,000 है और 52,000 रुपीज ही रिक्वायर्स टू कॉल ऑफ द गैम्बल, वो उसको गैम्बल को खत्म करने के लिए 52,000 रुपीज चाहिए। Okay, now let's look at this thing. What are the risk attitude tendencies of the each? We have Maryam. Maryam shows risk aversion. Why Maryam? Because her certainty equivalent is less than the expected value of the gamble. वो क्या कह रही है कि मुझे certain amount of 25,000 certain amount दे दो, I just call of the गैम्बल, जो कि जिसकी वर्थ क्या है 50,000, तो गैम्बल की वर्थ 50,000 है, शी इज सेइंग कि जस्ट गिव मी 25,000 एंड कॉल ऑफ द गैम्बल। तो 25,000 इज अ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट व्हिच इज लेस देन 50,000 व्हिच इज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट मींस मरियम इज अ रिस्क अवर्स। Then we have Ali who exhibits the risk indifference because his certainty equals the expected value of gamble. He says कि fine, either give me 50,000 rupees or go for the gamble. Gamble हो गई, ठीक है, ना हुआ तो मुझे 50,000 rupees यहाँ तो दे दो। तो उसका certainty equivalent that certain amount he is asking for is 50,000, उसकी 50,000 हो या certainty वो expected value of gamble हो तो वो उसको indifferent है। Now we have Sameer who reveals a risk preference because his certainty equivalence is greater than the expected value of the gamble. He says कि either give me 52,000 rupees of certain amount or I'll go for taking the risk of gamble. तो या तो वो risk of gamble ले लेगा या फिर वो 52,000 rupees he is asking for certain amount. That means his certainty equivalent is greater than the expected value of the gamble. That means he is risk taker. He prefers the risk. Now let's look at the portfolio, that how portfolios form and what is a portfolio. Let's look at this thing. Portfolio risk and return. We do call this thing कि don't put all your eggs in one basket. ये बहुत ज़्यादा investors और काफ़ी मशहूर एक quotation है कि don't put all your eggs in one basket, specifically in finance. Why it is being said? इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर आप एक बास्केट में सारे अंडे लेके जाते हो और गिर जाते हैं तो दैट मीन्स सारे के सारे अंडे खराब होंगे, और सारे के सारे नहीं तो कहीं ना कहीं आपके कुछ एक दो थोड़े बहुत बच जाएंगे, बाकी खराब मैक्सिमम होंगे ही होंगे। इसीलिए कहा जाता है एक जगह अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो जब हम स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम एक जगह इन्वेस्ट करें, एक एसेट पे एक कंपनी में सारी इन्वेस्टमेंट लगा दें। 100,000 की इन्वेस्टमेंट हमने लगा दी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये 100,000 हम डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करें, अगर एक जगह नुकसान होता भी है तो बाकी 3 जगहों से नुकसान नहीं होगा। तो इस कंपैरिजन में इस कंपैरेटिव को अगर इस कंपैरिजन को हम देखें तो दैट मीन्स कि आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा और एक्सपेक्टेड रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो सकता है। आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो सो पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more stocks. Let's look at this thing. We have a portfolio और उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट A, B, C, D, E, F, लेट्स सपोज कोई हमने 6 जगहों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है। इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा दैट विल बी रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो एंड सिग्मा ऑफ अ पोर्टफोलियो, और वी फाइंड आउट नॉर्मली बीटा। तो रिस्क और रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो जरा डिफरेंट होता है। अब इसमें क्या हुआ है, लेट्स सपोज वी हैव ए का रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, बी का रिटर्न ग्रो कर रहा है, सी का ग्रो कर रहा है, डी का डिक्रीज कर रहा है, ई का डिक्रीज कर रहा है, एफ का इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इन सब के इंक्रीज को ऐड करें तो वी हैव 4 वैल्यूज, दैट मीन्स 4 अप, और अगर डिक्रीज को ऐड करें दैट मीन्स वी हैव 2 डाउन, ठीक है, जो कि नेगेटिव वैल्यू देता है। तो 4 - 2 वी हैव 2, वी स्टिल आर गेटिंग अ पॉजिटिव रिटर्न, और स्टिल हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है और पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी से डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप डिफरेंट जगहों पे आपने रखे हैं, लेट्स सपोज यू हैव वन बास्केट, यू हैव योर आपने कुछ आपने कहीं जाना है तो आपने अपनी साइकिल के साथ रख लिए, कुछ अपनी पॉकेट में रख लिए, कुछ कहीं रख लिए डिफरेंट जगहों पे। अब जब आपसे बास्केट गिरेगी तो सिर्फ वो अंडे खराब होंगे जो कि बास्केट में थे, वो अंडे नहीं जो कि आपकी पॉकेट में थे, आपकी साइकिल के साथ थे, तो दैट या आपकी गाड़ी के अंदर थे, जहां पे भी आप रखते हो, तो वो सब अंडे एक साथ खराब नहीं होंगे, सिर्फ उस बास्केट में से अंडे खराब होंगे जिधर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी या जिधर आपने अंडे रखे हुए थे। अब
अगर इस तरह की सिचुएशंस हो जहाँ पे हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका क्यों किया जाता है? पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है ताकि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करो। वो रिस्क दैट ऑल योर एग्स विल बी यूजलेस, तो वो उससे बहुत बेहतर है कि आप डाइवर्सिफाई कर दो। दैट मीन्स कि आपने अपनी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की हुई है डिफरेंट जगहों पे। तो हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते ही तब है जब हमने रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होती है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हमें हेल्प करती है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होती है, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है, डिफरेंट जगहों में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको बजाय इसके कि ऑल नेगेटिव यू गेट अ पॉजिटिव रिटर्न, और कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिल रहा होता है, एक नेगेटिव का कंपनसेट कर रहा होता है बाकी पॉजिटिव वैल्यूज। Now let's look at what is an expected return on a portfolio. Expected return on a portfolio is the weighted average of expected return on individual assets in a portfolio, with weights being fraction of wealth invested in each asset. That means, for example, we are going to invest in, let's say, 4 stocks. Iska return of A, return of B, return of C, return of D. इसको हमने कहा है कि 10% इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ की है, 20% हमने यहाँ की है, 30% हमने यहाँ की है, और 40% हमने यहाँ की है। टोटल हमने 100% इन्वेस्टमेंट की है अपनी। जो 10% इन्वेस्टमेंट की है, दिस इज योर वेट। 20% फॉर वेट, दैट इज वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, वेट ऑफ डी। इन सब को अगर हम सम अप करें तो द रिटर्न विल गेट इज रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो। So return on a portfolio is the weighted average of expected return from individual asset. That means आप stock A में WA, WB, WA, RA plus WB, RB plus so on up to तब तक जितने आपके पास stocks हैं, RN, WN या इस तरह करना, we have WN, RN. So this is your expected return. This is how you find out the expected return on a portfolio. Sum of form में it is our return on a portfolio is equals to summation J is equals to 1 to M WJ RJ, the RJ cap. That means return on individual assets plus into your weights, where RP cap is equals to the expected return on a portfolio. We have WJ, that is the weight for the jth asset on the portfolio. RJ cap is the expected return of that certain asset, and M is the total number of assets in the portfolio, जितने भी आप number of assets add करोगे. Now let's look at one of the example of the expected return on a portfolio. Suppose you are going to invest in 4 different assets or the 4 different companies. We have shares of 4 different companies A, B, C, D. We have return, that is RI. 12% return is expected from A. This is your RIA, or you can say R cap. 12% for A, 11.5% for B, 10% for C, and 9% for D. The weights, you haven't find out the weights. अब इसके weight निकालने का तरीका क्या है? Total wealth, जो total overall wealth इस specific 4 shares में invest किए, that is 100,000, and that is equally distributed. अब इसका आप weight find out कैसे करते हो? So how you are going to find out your weight is, as we have 4 stocks to be in which we are going to invest, and the total amount of investment is 100,000. So what we do is 100,000 divided by 4, we get 25,000. That means we have invested 25,000 in stock A, 25,000 in stock B, 25,000 stock C, and stock D. So now in order to find out the weight of individual asset, what you do is 25,000 divided by original amount, that is 100,000. इसकी हमने क्योंकि percentage find out करनी है, into 100 we'll get is 0.25. So we will divide each investment in each year with the total wealth into 100, so we'll get the percentage of 0.25 or 25%. So that means we have invested 25% weight in stock A, 25% in stock B, 25% in stock C, and 25% in stock D of all the overall whole wealth. Now let's find out the expected return on a portfolio. That is, return on a portfolio is equals to W1 R1 plus W2 R2 plus so on up to WN RN. Or we would say in this case we have RP cap, that is equals to WA RA. We have 4 different stocks A, B, C, D. WB RB plus WC RC plus WD RD. The weight for first one is 0.25. The return on the first stock, जो कि मैंने पिछले अगर आप स्लाइड्स देखें तो उसके अंदर हमने पूरा टेबल बनाया है, उसके अंदर we have 12%,
for stock A, and we have 11.5%, that is 0.115 for stock B, plus we have 10% for stock C, and we have 9% for stock D. If you find out the values, you will get 0.10625 or 10.625%, क्योंकि हम रेट की बात कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हम हमेशा उसका आंसर परसेंटेज में देते हैं. दैट मीन्स इफ यू इन्वेस्ट एन अमाउंट इन 4 डिफरेंट शेयर्स of 100,000, what you will get is 10.25% on your investment. This is 10.25% your expected return. Now अगर आप सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट कर देते स्टॉक ए में, तो आपका रिस्क भी उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, या सिर्फ स्टॉक बी में, तो ओवरऑल रिटर्न आपका ऑन एवरेज कितना आता है? 10.25%. Now let's look at the risk of a portfolio. कि portfolio में जब risk इन्वॉल्व होता है, तो how do we find? As we have found out that we find the risk of an investment through standard deviation, because it is a measure of your variability in your expected and actual returns. So risk of a portfolio हम sigma p standard deviation से find out करेंगे. The formula is summation j is equals to 1 to m, summation k is equals to 1 to m into wj wk sigma jk, where wj is the weight for the jth asset in the portfolio, wk is the weight for the kth value in the kth asset in the portfolio. For example, we have two different assets, asset j and asset k, and it is sigma jk is the covariance between returns for the jth and the kth assets in the portfolio. Now this is very important to understand that although the expected return on a portfolio is the weighted average of expected return on individual asset, that means हर individual asset के expected return की weighted average is your expected rate of return. But in case of asset, it is the expected risk on a portfolio is almost always less than the expected risk of each individual asset. That means जब हम expected return की बात करते हैं, तो हम कहते हैं हर individual asset के अंदर का जो return है, उसकी weighted average is your expected return. लेकिन जब हम risk की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं हर individual asset का जितना risk है, portfolio overall इन सब को portfolio में add करें, तो overall portfolio का risk इन सब के risk से कम होता है, almost always less than. What is the reason behind it is that the portfolio investment is usually diversified investment होती है, plus it largely depend on the correlation between these assets. अब correlation of these assets के ऊपर बहुत ज़्यादा depend करता है, तभी आपका risk almost always less than the risk of individual asset in the portfolio. तो क्या करते हो कि अब फाइंड आउट करते हैं उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोवेरिएंस. अब कोरिलेशन कोफिशिएंट है क्या? इट्स अ स्टैटिस्टिकल टर्म अगेन, अ स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. इट मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप ऑफ द टू वेरिएबल्स, और वी कैन से इट इज द टेंडेंसी ऑफ टू वेरिएबल्स टू मूव together is called correlation, and most of the time it is represented by the Greek letter rho. It's an p, small p, that's rho. So आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो क्या बताता है? आपको बताता है कि आपकी कितनी ज्यादा वैल्यू जो है वो कोरिलेशन जो आपकी वैल्यूज हैं स्टॉक्स की, उनके बीच में कितनी कोरिलेशन है. तो कितना कोरिलेशन है इस पे बहुत डिपेंड करता है आपके रिस्क की वैल्यू. Let's look at the correlation between two different variables. Let's suppose we have a stock A and stock B. And let's look at the range of the correlation. The correlation range from -1 to +1, और इसमें बहुत ज़्यादा ये depend करता है कि positive correlation, negative correlation we have strong correlation, we have weak correlation. So in order to interpret, whenever we are going to interpret the risk of any portfolio, we'll be looking at the values of the correlation coefficient between these stocks in the portfolio. So the range of the correlation coefficient is between -1 to +1. When we talk about correlation -1, किसी भी स्टॉक, दो स्टॉक्स को हम कंसिडर करते हैं, स्टॉक A and B, the row AB, that means the correlation coefficient of stock AB is -1. That means it's a perfect negative correlation. If one move up, that means if value of stock A moves up, the value of stock B will move down. Now when we talk about zero correlation, no correlation, that means row AB, stock 2, we have two stocks A and B. When the value of correlation, when the value of stock A increases, the value of stock B does not have any effect. तो वो उनका कोई effect नहीं आता, तो that's a zero correlation. When we talk about positive correlation, that is
+1, that is perfect positive correlation. That means whenever the value of a stock A goes up, the value of a stock the value of a stock B goes up too. Whenever the value of a stock A goes down, the value of a stock B goes down as well. So अगर एक increase और दूसरा decrease हो रहा है तो it's a perfect negative correlation. एक increase और दूसरा भी increase, एक decrease दूसरा भी decrease, that means it's a perfect positive correlation. Now if you look at the correlation coefficient of average selected stocks, for example, if I select two different stocks from the market, एक ही market में से मैं कोई randomly कोई दो stocks उठा लेती हूँ, तो उन दोनों stocks की जो correlation coefficient होगा on average that will be 0.6, कहीं 0.6 उसकी value होगी. अब that depends कि आप on average क्योंकि हम बात कर रहे हैं, that means 0.6 के around about होगी, और correlation की ज़्यादातर values आपकी weak, strong और medium values होती हैं. That means आपकी वो values कहीं ना कहीं मीडियम में आती है 0.6. जब हम बात करते हैं किसी भी रेंज की तो रेंडमली सिलेक्टेड वेरिएबल्स के बीच में या ऑन एवरेज ज्यादातर आपकी जो रेंज होती है वो +0.5 टू +0.6 0.7 तक जाती है. 0.5 टू 0.7 के रेंज के बीच में आपके ज्यादातर जितने भी पोर्टफोलियो के बीच में जो हम सिलेक्ट करते हैं अपने स्टॉक्स को, वो इनके दरमियान में होती है. बहुत जरूरी है कि जो भी आप स्टॉक्स कंसिडर करो अपने पोर्टफोलियो, जब भी आपने पोर्टफोलियो फॉर्म किया, आप ये देखते हो ये स्टॉक्स हैं, इतने इनके रिटर्न जा रहे हैं, इनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है, लास्ट टाइम ये पास्ट ट्रेंड ये था, फोरकास्टेड ये है. इन सबको कंपेयर करके उनको हम स्टॉक में पोर्टफोलियो में डालते हैं. पोर्टफोलियो में डालने के बाद क्या ये चीज फाइंड आउट की जा सकती है, मतलब ये क्या फॉर एग्जाम्पल आपने जितने भी स्टॉक डाले उनके बीच में जीरो कोरिलेशन थी या बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव कोरिलेशन थी. इस चीज को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा एक एनालिसिस किया जाए. तो ये बात तो है कि जितने ज्यादा, उसके लिए जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं कहीं सेट हो रहा तो आप एड मोर स्टॉक और रिमूव सम स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो. तो एडिंग मोर स्टॉक इन द पोर्टफोलियो रिस्क कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग. व्हेनेवर यू कीप ऑन एडिंग द स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो द रिस्क कीप ऑन डिक्लाइनिंग. आपका रिस्क कम होता जाता है. रीजन, यू आर डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क. आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, डिफरेंट जगहों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. तो जितनी ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की होगी, जितना ज्यादा पोर्टफोलियो में आपके होंगे, जो कि ऑन एवरेज नॉर्मली आपकी 40 सिक्योरिटीज जो हैं वो एक पोर्टफोलियो के अंदर होती है मिनिमम, और मैक्सिमम आप जितनी मर्जी चाहें. मिनिमम भी आप कितनी मर्जी चाहें, और 40 ज्यादातर रही है, और 40 से ज्यादा भी आप चाहें तो हो सकती है. ऑन एवरेज इट इज 40 सिक्योरिटीज एक पोर्टफोलियो के अंदर. तो जितना ज्यादा आप स्टॉक्स डालते हो उतना ज्यादा रिस्क कम होता है, क्योंकि उतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है. आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोरिलेशन की वैल्यूज उतनी ज्यादा चेंज होती रहती हैं. अब ये चीज देखना कि जी इन्वेस्टमेंट कर लिया, कोरिलेशन हो गया, सब कुछ देख लिया, अब डाइवर्सिफिकेशन होती क्यों है? इसलिए क्योंकि मेरा लेट्स सपोज मैंने 40 सिक्योरिटीज में किए, 20 सिक्योरिटीज अगर पॉजिटिव है और 20 सिक्योरिटी नेगेटिव रिटर्न करिए, तो भी आई ऑन एवरेज गेटिंग कुछ कोई जीरो, क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो, कुछ एटलीस्ट मुझे लॉस नहीं हुआ. इनमें से अगर 30 सिक्योरिटीज पॉजिटिव और 10% सिर्फ 10 सिक्योरिटीज नेगेटिव लॉस भी आपको देंगे, तो भी यू आर गेटिंग रिटर्न फ्रॉम 30 सिक्योरिटीज, तो वो आपका पॉजिटिव रिटर्न आता है. नाउ अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्टडी, सिंगल एसेट इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन इज 35%. दैट मीन्स द रिस्क इन द सिंगल एसेट इन्वेस्टमेंट इज 35%. वाइल वो उसी किस्म के उसी सेम मार्केट के अंदर मार्केट पोर्टफोलियो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20% ऑन एवरेज. दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टडी. तो दैट मीन्स कि 20%, दैट मीन्स 15% रिस्क आपका कम इन्वॉल्व है इफ यू इन्वेस्ट इन योर portfolio. Now let's have a brief summary of that portfolio return and risk calculation. For example, we have stock C, stock D, and we are going to invest in a portfolio. The return on stock C is 9%, the return on stock D is 8%, and the return on a portfolio is 8.6%. That is the average for both the stocks. The standard deviation for stock C is 13.15%, the standard deviation of stock D is 10.65%, and the standard deviation, that is the risk of a portfolio, is 10.91%. If we find out the coefficient of variance, क्योंकि अब देखो हमें नहीं पता 13% एक का रिस्क है, एक का 9% उसमें रिटर्न सबसे ज्यादा है, लेकिन उसका रिस्क भी सबसे ज्यादा है. 8% रिस्क है आपका स्टॉक में, 8% रिटर्न है, लेकिन उसका रिस्क बहुत कम है. लेस रिस्क लेस रिटर्न. पोर्टफोलियो ऑन एवरेज इन दोनों के दरमियान में आता है कि जितना रिटर्न है उसके हिसाब से उतना ही उसका रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन एज कम्पेयर टू स्टॉक सी इसके रिस्क कम है. Now if you talk about coefficient of variance, अब हम relative, क्योंकि हमने relative risk measure करने में go for coefficient of variance. The value of stock C is for coefficient of variance is 1.46, for stock D it is 1.33, and for stock for portfolio it is 1.26.
Now the portfolio has the lowest coefficient of variation due to its diversification. अब आप coefficient of variance की value देखिए 1.46, 1.33, but for portfolio it is 1.26. So lowest coefficient of variation है due to diversification. Now diversification and the correlation coefficient. Let's look at this thing कि अगर different किस्म की हमारे पास investments हो और correlation coefficient हो तो वो किस तरीके से values आती हैं. Now if we look at the screen तो we have security E. अगर इस स्लाइड में देखिए security E की वेरिएशन थोड़ी ज़्यादा है. Now investment return के हम देख रहे हैं investment return को और time को देख रहे हैं. We have investment return on y axis and time on the x axis. अगर हम जिस तरह अपना time बढ़ा रहे हैं हमारे investment return ज़्यादा हो रहा है. In case of security F जिस तरह time increase हो रहा है तो value increase decrease और end में वो decreasing trend जा रहा है. लेकिन अगर हम E और F को combine करें तो जो हमारे पास stock का return आता है वो जो हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न आता है और टाइम के हिसाब से देखें तो ऑन एवरेज इट्स इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज. सो व्हेन वी कंबाइन द सिक्योरिटीज दैट आर नॉट परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड इट रिड्यूसेस द रिस्क. तो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ना हो अगर आपकी वैल्यूज कि एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा, इनकी डिफरेंट वैल्यू, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव वैल्यू, अगर हम उनको कंबाइन करें तो वो आपका रिस्क ज्यादा कम करता है. इसलिए डाइवर्सिफिकेशन भी बड़े देख के और बड़े ध्यान से अपनी स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं. Let's look at the example of the portfolio risk and expected return example. Specifically, example for the portfolio. Now, you are creating a portfolio of stock D and stock BW from earlier. जो हमने पहले examples जितनी भी हम start से करते आ रहे हैं उन examples के मुताबिक अगर हम देखें तो हमने start से हमारी क्या थी stock D, stock BW और stock D का हमने कहीं ना कहीं values find out किया. stock BW जो कि हमारी पहली वाली example से चलता आ रहा है. Now, you are investing ₹2,000 in stock BW. That means ये हमें पता चल रहा है कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होगी. एंड ₹3,000 इन स्टॉक डी. ये वेट्स पता चल रहे हैं. रिमेंबर दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक BW इज 9%. हमें बता दिया कितना रिटर्न है एंड 13.15% जो हमारे पिछली दफा हमने फाइंड आउट खुद किए थे respectively. The expected return standard deviation of stock D is 8% and 10.65% आपके expected returns हैं. आप Then respectively, the correlation coefficient between BW and D is 0.75. क्या है कि आपके the expected return and standard deviation of stock D is 8% and 10.6% is 5% respectively. The correlation coefficient between BW and D is 0.75. हमें correlation पता चल गया. Now let's look at the example of portfolio expected return. देखते हैं कि किस तरीके से इसको solve करेंगे. हमारी investment हम क्योंकि stock क्या कर रहे हैं, हमारा portfolio form होना है स्टॉक डी से और स्टॉक BW से. इन्वेस्टमेंट एक में 2000 की है, 3000 की और एक में 2000 की. अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव इज 5000 रुपीज. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 5000 रुपीज इन अ पोर्टफोलियो जिसमें हमारे पास दो स्टॉक्स हैं. अब वेट किस तरीके से फाइंड आउट करना है. 2000 इन्वेस्टमेंट है BW में और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास 4 और we say that 40% investment is in stock BW. We have ₹3,000 and divided by ₹5,000. That means वो total 3,000 हमने invest किए D के अंदर और total investment हमारी 5,000 है तो हमारे पास आएगा 0.6 और 60%. That means 60% of the investment is in stock D and 40% of the investment is in stock BW. Now let's look at the formula कि हम किस तरीके से find out करते हैं. We have return on a portfolio is equals to weight of BW into return on a BW plus weight of D into return on D. RP is that is the return on a portfolio RP cap is equals to. अब इसमें हम क्या करेंगे weight जो हमने यहाँ find out किया था this weight and this weight 0.4 into 9% वो जो कि return हमें question के अंदर दिया हुआ है plus 0.6 into 8%. दैट मीन्स ये हमें वो रिटर्न जो के क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. इन दोनों को हम ऐड करें तो वी हैव अ वैल्यू ऑफ 3.6% प्लस 4.8% इज इक्वल्स टू 8.4%. दैट मीन्स द रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो इज 8.4%. लेट्स लुक एट द स्टैंडर्ड डेविएशन और द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो. ये हमने ओवरऑल अगर हम देखें इस चीज में एक चीज कंपेयर करें कि हमने जो पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड आउट किया स्टॉक डी के ऊपर. स्टॉक डी के ऊपर हमारा कितना रिटर्न था. हमारे स्टॉक डी के ऊपर हमारा रिटर्न था 8%. स्टॉक BW के ऊपर हमारा कितना रिटर्न था. हमारा स्टॉक BW के ऊपर रिटर्न था तकरीबन
स्टॉक BW के पास 9%, तो 9% और 8% का जब हमने पोर्टफोलियो में डाला, उनका एवरेज फाइंड आउट किया, दैट इज 8.64% फॉर योर पोर्टफोलियो डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट you are doing in both of the stocks. Now let's talk about the standard deviation of the risk of a portfolio. We have two assets of the two asset portfolio. We have row 1, row 2, column 1. If you look at the screen, तो आपके पास इस वक्त आ रहा होगा ये जो टेबल आपका बना हुआ है, this represents the variance covariance matrix for the two asset portfolio, किसी भी दो assets के लिए. इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी हैव रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2. फॉर रो 1 एंड कॉलम 1 में हम क्या करते हैं, वी टेक BW. हमारे पास रो 1 में BW है और रो 2 में और कॉलम 1 में ये देखें, व्हाट वी हैव इज, बिकॉज इट्स टू स्टॉक पोर्टफोलियो, ओके, वी हैव BW at row 1 and BW at column 1. We have D at column 2 and D at row 2. So what we are going to do is BW, weight of BW into weight of BW into sigma BW plus we have weight of BW, weight of stock D, क्योंकि इधर से BW रो से आ रहा है और ऊपर कॉलम से D आ रहा है, WD into sigma BW D. रो 2 पे हमारे पास D है, तो यहाँ से D आ रहा है, यहाँ से BW आ रहा है, तो दैट मीन्स वी हैव WD WBW into sigma D into BW. देन वी कॉलम D की जब कॉलम 2 की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास दोनों D है, तो दैट वुड बी WD sigma D. This represents the covariance matrix. Now let's look at this thing, how we are going to solve the question. We know that the probability or the weight for stock D is for stock BW is 0.4 and for stock D is 0.6. So क्योंकि हमने कहा BW सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू तो हमें पहले ही हमने फाइंड आउट की है 0.4. सिग्मा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दो स्टॉक्स के बीच में, वो कोरिलेशन वैल्यू जो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.173. हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलरेडी गिवन है और हम इन दोनों की वैल्यूज को कंसीडर करके जो सिग्मा, अगर हम देखें सिग्मा BW तो हमने दो डिफरेंट उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, दो डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज हैं, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन लेके एडिशन किया तो हमारे पास वैल्यू आती है सिग्मा BW की. सो वी हैव 0.4 into 0.4 into 0.173. वी फॉर कॉलम 2 वी हैव 0.4, 0.6, 0.105. 105 कैसे आया है कि आपने सिग्मा फाइंड आउट किए दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए विद वेट्स एंड उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ. देन वी हैव रो 2, 0.6 into 0.4 into 0.0105 और 105 हमने अगेन दो स्टॉक्स को कंसीडर करके वैल्यू फाइंड आउट किए सिग्मा. नाउ सिग्मा और फॉर रो 2 एंड कॉलम 2 इज 0.0113. ये इनकी वैल्यूज आई है. दिस रिप्रेजेंट्स सब्स्टिट्यूशन इन द वेरिएंस ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स. Now let's look at this answer. We have 0.0028, we have 0.0025 and certain values. If you look at this thing, this represents the actual element values. We have the actual element values. Okay. Now let's take these values and have that amount divided. तो हमारे पास अगर हम वो जो रो पोर्टफोलियो का फॉर्मूला हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया था, इसमें अगर आप वैल्यूज देखें तो वी हैव 0.028, 0.041 एंड 0.025 दो दफा. तो वी हैव 0.0028 प्लस 2 times 0.0025 plus 0.0041. You can also write it down like this: 0.0028 plus 0.0025 plus 0.0025 plus 0.0041. So the or under root, so the answer would be 0.0119. इसका under root लें, the answer is 10. जो square root लेने के बाद the answer is 10. 0.1091 or 10.91%. That means the standard deviation or the risk of a portfolio is 10.91%. A weighted average of the individual standard deviation is incorrect. अगर आप हर एक की अलग-अलग standard deviation find out करो और फिर उनकी average find out करो तो वो गलत हो जाएगा. Let's look at this thing. Whenever we are determining the portfolio standard deviation, the wrong way to calculate is a weighted average. For example, sigma P हम कैसे find out करते हैं? 0.4
हमने उसका वेट लिया प्लस उसके रिस्क को मल्टीप्लाई किया प्लस 0.6 प्लस उसके रिस्क को मल्टीप्लाई किया, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका वेट्स के साथ प्लस हम उसकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तो 11.65 ये गलत तरीका है। इसलिए क्योंकि वी नेवर सेड दैट द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो इज द एवरेज वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिस्क, हमने नहीं कहा, और हमेशा वो उससे कम नहीं होता अगर हम उसके एवरेज लें भी। तो वी हैव 10.91% इज नॉट इक्वल टू 11.65%, जो हमने तरीका अभी किया, दैट इज द राइट वे ऑफ फाइंडिंग आउट। एंड बिसाइड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा नहीं भी करते कि कोवेरियंस कोफिशिएंट फाइंड आउट करें। व्हाट वी डू इज we find out the beta of a portfolio, जो कि हम next lecture में करेंगे. So this is an incorrect way of finding out the portfolio. Let's summarize today's lecture. That is, what we studied risk attitudes. We have 3 different types of risk attitudes depending upon the type of risk investors. We studied that we have a risk preference, that is for risk takers. We have those who are indifferent to risk, that is risk indifference. And then we found out that there are people who are risk averse, that is they are taking part into risk aversion. So वो लोग होते हैं जो कम रिस्क लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल indifferent है to the investment, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि risk taker हैं, and most of the time we have risk averse, ज़्यादा population हमारी risk averse होती है, they are not into taking the risk. These are the risk attitudes what we studied. Then we studied the portfolio return. What is a portfolio? Portfolio is a set of 2 or more stocks, or the investment in more than 2 assets, or more than 2 stocks, to more than 2 financial assets, तो वो आपका एक portfolio form कर देता है। portfolio के अंदर आप लोग क्या करते हो, उनके उसको इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर ये चीज देखी जाती है कि कौन सा स्टॉक कंसीडर करना है, कौन सा स्टॉक नहीं कंसीडर करना, कितनी वैल्यू आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, और इन वैल्यूज के बीच में कितना ज्यादा कोरिलेशन है। बड़ा ध्यान से देख के करना पड़ता है, अपना पोर्टफोलियो फॉर्म करना पड़ता है। वी फाउंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इंडिविजुअल एसेट्स. हर इंडिविजुअल एसेट का अलग वेट, उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न, उनको उनकी एवरेज फाइंड आउट करें तो वी गेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो. Then we found out the portfolio risk, that is the risk involved in this risk of a portfolio is not the individual, not the average of an expected risk in individual assets. It is basically depends on the correlation among the assets. Plus वो ये भी देखते हैं कि इसकी standard deviation की value क्या आएगी, और ये correlation coefficient और covariance के ऊपर बहुत ज़्यादा depend करता है. Whenever we talk about correlation coefficient, that is your the tendency of 2 stocks or 2 variables to move together. We had 3 different forms of correlation coefficient. +1, that is perfect positive correlation, 0, that is there is no correlation, and we have -1, that is perfect negative correlation. On average there is on average if we select randomly 2 variables or 2 stocks, the average correlation coefficient would be 0.6, and it ranges between 0.5 to 0.7, and we have to take care of this thing, that whatever stocks we are adding, they must have a better correlation, and whenever we are adding the stocks with less variation, जो उनकी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं होती, तो वो आपके स्टॉक्स का रिस्क ज्यादा कम करते हैं, ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन शायद जरा ज्यादा अच्छी इंक्लूड की कंसीडर की जाती है, जबकि आपकी जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन अगर वो जितनी कम होगी उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर इसका मतलब है एक स्टॉक नीचे गिरा तो दूसरा भी नीचे जाएगा, दैट्स व्हाई हम लोग उसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को नहीं लेते। फिर हमने इसमें ये भी देखा, हमने ये भी कंसीडर किया कि आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने 40% 40 नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आपके एक पोर्टफोलियो के अंदर आ सकती है। वी फाउंड आउट वी डिड द एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो फाइंड आउट किया, देन कोवेरियंस मैट्रिक्स से हमने एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो फाइंड आउट किया है। देन वी लुक्ड एट द रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर 8%, हमने पहले थोड़ी समरी कर दी थी कि अगर हम स्टॉक डी हो, स्टॉक BW हो और पोर्टफोलियो हो, तो इन तीनों को अगर कंपेयर करें और इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करें, तो पोर्टफोलियो का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स जो है बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई वी से दैट द रिस्क इन अ पोर्टफोलियो इज लेस एंड रिस्क इज डाइवर्सिफाइड। एंड वी ऑल्सो कंपेयर डिफरेंट ग्राफ्स, कि अगर उनको आपस में मिला लिया जाए तो उनकी कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो भी बहुत कम होती है अगर उनमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ना हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर. विल बी मूविंग ऑन टू lecture number 15 with some of the portfolio investment. The risk in a portfolio is also compared with the beta. We will also look at different types of risk, and we'll be looking at the capital asset pricing model to complete this chapter. Thank you.